जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए रीट अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष कुछ सीरीज लेकर आने वाला हूँ और लेकर आ रहा हूँ जिसमें राजस्थान जीके और कुछ जो सेकंड पार्ट है जो अपना शैक्षिक परिदृश्य वाला है उस पार्ट से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर उसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न या कह सकते हैं कि ऑप्शन के जो प्रश्न होते हैं वो लेकर आ रहा हूँ। उसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऑप्शन के प्रश्न बनने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है या अभ्यर्थियों के पास बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो उनको मैं थ्योरी वाइज भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज अपना पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और उस प्रतीक चिन्ह का पूरा टॉपिक एक तरह से पूरा डिटेल टॉपिक आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ। तो यह वीडियो पूरा देखना क्योंकि आपको प्रतीक चिन्ह का एक भी प्रश्न गलत नहीं करना। हो सकता है बहुत ही सरल प्रश्न पूछ ले, ठीक है, परंतु यदि हार्ड प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा भी टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया, तो वो प्रश्न यदि आपके गलत हो गया तो आप बहुत ही हजारों लोगों से बैक आ जाओगे। इसलिए आपको प्रश्न गलत नहीं करना है। यह वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आने वाले परीक्षा से पहले तक रोजाना 1 से 2 वीडियो आपको अपने राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पूरा पार्ट है जिसमें प्रतीक चिन्ह हो गए, अनुसंधान केंद्र, उन सब टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने करवाया जाएगा। कोई भी बिना फालतू की इसमें बातें नहीं होगी, बिना फालतू का कोई भी मटेरियल नहीं होगा। वो ही मटेरियल है जो आपको परीक्षा में काम आएगा, जो आपको याद हो सकता है, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं अपन आज राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की ओर। तो चलिए आज अपना पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और प्रतीक चिन्हों के अंदर क्या क्या अपने पास महत्वपूर्ण होने चाहिए, वो सभी के सभी आपके सामने मैं आपके यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। थ्योरी वाइज में भी बहुत ही अच्छा रंगीन मैंने पैटर्न किया है, कलरफुल किया है, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो, आप उसको कैचअप कर ले। यह जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के पर मिलेगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ताकि आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाद में कभी भी होंगे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन। पहला अपने पास है राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। पहली चीज तो अपने को याद रखनी है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। अब रोहिड़ा से संबंधित कुछ चीजें हैं जिसमें पहली चीज अपने पास रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा याद रखना, टिकोमेला एंडुलेटा। आप मेरे साथ 2-3 बार उसको बोलते रहिए, मन में बोलिए या आवाज करके बोलिए, ताकि आपको वो याद हो जाए। टिकोमेला एंडुलेटा। रोहिड़ा का उपनाम है राजस्थान के मरुशोभा रेगिस्तान का सागवान। राजस्थान के मरुशोभा रेगिस्तान का सागवान, ये दो इसके रोहिड़ा के उपनाम है जो अपने को याद रखने हैं। उसके अलावा अपन कहे कि इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया। रोहिड़ा का पुष्प है राज्य पुष्प, 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो एक तारीख याद रखनी है। और इसी दिन या कह सकते हैं इसी तारीख को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि रोइडा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। तो अपन कहे कि इसका एक उपनाम और हो गया मारवाड़ टीक, जिसको अपन मरु टीक भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या बोल सकते हैं अपन, मरु टीक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मरु टीक बोले या मारवाड़ टीक दोनों एक ही है, तो आप इस उपनाम के साथ एक मारवाड़ टीक को भी शामिल करें। रोइडा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या है? रोइडा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ये अपने को याद रखने की जरूरत है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। इसके पुष्पों का रंग गहरा केसरिया या लाल और पीला होता है। ठीक है, गहरा केसरिया, लाल और पीला होता है। किसके पुष्पों का रंग होता है? रोइडा के पुष्पों का रंग होता है। इसको ध्यान रखना, मरु शोभा बोलते हैं, मरु के अंदर एक शोभा बढ़ाता है और इसको राजस्थान का सागवान बोलते हैं या कह सकते हैं रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। तो वापस टिकोमला एंडुलेटा राजस्थान की मरु शोभा, रेगिस्तान का सागवान, 31 अक्टूबर 1983, मारवाड़ टीक, गहरा केसरिया, लाल और पीला रंग इसका होता है। तो ये था अपने पास पहला राजस्थान का राज्य पुष्प जिसको अपन रोइडा कहते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं याद करवाने की कोशिश आपको करूंगा। अब दूसरा है जिसको मैंने भी बताया आपको, 31 अक्टूबर को ही राजस्थान के राज्य वृक्ष के रूप में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को याद रखना, खेजड़ी। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। अब इसके कहे कि उपनाम क्या है, तो देखियो राजस्थान का गौरव, ये राजस्थान का एक गौरव है, बहुत ही विशेष वृक्ष है, बहुत ही प्रभावशाली वृक्ष। अपन कहे कि इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए,
एक तरह से राजस्थान का गौरव कहते हैं। फिर अपन कहते हैं शमी वृक्ष। शमी वृक्ष का कहा जाता है, यह एक ग्रंथों में बोला जाता है। तो खेजड़ी को ग्रंथों में क्या कहा जाता है? शमी वृक्ष कहा जाता है। सीधा साधा प्रश्न पूछा जाता है। और राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में बोले तो अपन सिमलो, स्थानीय भाषा में सिमलो, और एक जांटी और इसको कहते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए अपने पास? देखिए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम है, राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं इसको, समी बोलते हैं ग्रंथों में, जांटी भी बोलते हैं इसको, और सिमलो बोलते हैं राजस्थानी में, या कह सकते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा क्या बोलते हैं, पर इसको सिमलो बोला जाता है खेजड़ी को। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि जिले पूछे जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला कौन सा है? नागौर है। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो शेखावटी है। यदि जिले का पूछे तो सर्वाधिक नागौर के अंदर खेजड़ी के वृक्ष है, और सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र पूछे तो शेखावटी क्षेत्र, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र आता है। अब अपन बात करें कि आगे क्या है, तो खेजड़ी के कुछ जो फल है, फूल है, पत्तियां है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो अपन देखते हैं, जिसमें पहला है खेजड़ी के फूल। ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार किसी परीक्षा के अंदर, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। खेजड़ी के फूल मिंजर। खेजड़ी के फूल क्या है? मिंजर है। और इनकी पत्तियों से बना चारा क्या कहलाता है? लूम या लूंग कहलाता है। पत्तियों से बना चारा क्या कहलाता है? लूम। तो अपन कह सकते हैं कि पत्तियों को क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं। ठीक है, पत्तियों को लूम्ब कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि क्या है, खेजड़ी के सूखे फल को खोका बोलते हैं। खेजड़ी के सूखे फलों को खोका बोलते हैं। हरा फल सांगरी कहलाता है, और सांगरी की सब्जी बनती है। बकरी भेड़ का आहार है प्रमुख, ये भी याद रखना, बकरी व भेड़ का आहार है क्या है? सांगरी। बकरी व भेड़ का आहार सांगरी, इसकी फली है, और फली बोलते हैं, फल बोलो कोई बात है। इस सांगरी को सूखने के बाद में इसके सूखे फल को क्या बोलते हैं? अपन खोखा बोलते हैं, जो ग्रीष्म काल के अंदर लगते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना, ग्रीष्मकालीन ये होते हैं। अब कहते हैं कि खेजड़ी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो दो कीड़े हैं, सेलेस्ट्रेना व कवक ग्लाइकोट्रोमा। ठीक है ना, ग्लाइकोट्रोमा, ये दो कवक है जो याद रखना, ये दोनों क्या है, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये खेजड़ी को अंदर से खोखला कर देते हैं। ठीक है, खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन होती है, ये तो अपने को पता है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। यदि प्रश्न पूछा जाए कभी भी कि शीतला माता के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। पंजाबी तथा हरियाणवी में इसे जांटी कहा जाता है, इसलिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ऊपर कि उप नाम के अंदर एक जांटी भी है, वो पंजाब व हरियाणवी के अंदर उसको जांटी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि लोक देवता गोगाजी, केसरिया कुंवर जी, झुंझार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ये अपने को याद रखना है। गोगाजी, केसरिया कुंवर जी, झुंझार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। राज्य में लगभग 65% भाग पर खेजड़ी पाई जाती है, ये याद रखना है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई। इंपोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई। एक फिर ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 के अंदर की गई, और खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु अभियान चलाया गया। देखिए, इसमें दो तरीके से होता है, ध्यान रखना। यदि आप कहे कि मरुस्थल को बचाने के लिए भी ऑपरेशन खेजड़ा ही है, और खेजड़ा को बचाने के लिए भी ऑपरेशन खेजड़ा है, क्योंकि मरुस्थल को बचाने के लिए उनके किनारों पर खेजड़ी वृक्ष लगाए जाने का इसमें था, और सीधी बात, जब खेजड़ी वृक्ष लगाएंगे तो खेजड़ी का भी संरक्षण होगा। तो दोनों ही कारण इसमें है। तो अभियान खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए या मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 के अंदर की गई। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो चिपको आंदोलन संबंध किससे? चिपको आंदोलन का संबंध किससे? खेजड़ी वृक्ष से। तो देखिए क्या क्या पढ़ा अपन ने, वापस बता देता हूँ फास्ट। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित हुआ। प्रोसोपिस सीनेरेरिया है। राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष, जो ग्रंथों में कहते हैं, सिमलो राजस्थानी भाषा में, जांटी अपन ने देख लिया। पंजाब तथा हरियाणा के अंदर इसको जांटी कहते हैं। सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला कौन सा है? नागौर है। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी है। फूल को क्या बोलते हैं? मिंजर बोलते हैं। और पत्तियों से बना चारा, या कह सकते हैं पत्तियों को क्या बोलते हैं? लूम या लुंग बोलते हैं। सूखे फलों को क्या बोलते हैं? तो खोखा बोला जाता है। हरा फलों को या जो फल है, फली है, उसको क्या बोलते हैं? सांगरी बोलते हैं, जो बकरी का आहार है प्रमुख, और इसकी सब्जी बनती है। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा कौन सा है? सेलेस्ट्रेना या कवक, जिसको ग्लाइकोट्रोमा कहते हैं। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। पंजाबी व हरियाणवी में इसे जांटी कहते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे नहीं बोल रहा हूँ, वो ही है जो आप ऐसे भी दो गुना करके देखते हैं, तो आपको दो गुना करके देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोक देवता
गोगा जी, केसरियानाथ जी या झुंझार जी का थान जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, 65% भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 7 पैसे की डाक टिकट जारी होती है। ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया 1991 के अंदर खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, या कह सकते हैं मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। और एक था चिपको आंदोलन जो बिहार में हुआ था, वो उसका भी प्रेरणा क्या है, तो खेजड़ी वृक्ष है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खेजड़ी से संबंधित एक गांव है खेजड़ली गांव, जिसका कुछ घटना हुई थी राजा महाराजा के समय, और वो देखते हैं अपन कि खेजड़ी गांव है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। और इसमें हुआ क्या था वो देखते हैं कि अभय सिंह शासक था, अभय सिंह। और उसके शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363, जिसमें 69 महिला थी, 294 पुरुष थे, लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ से चिपककर जोधपुर के खेजड़ी गांव में अपना बलिदान दिया। ठीक है, आपको पता है सब। सिर्फ आपको याद क्या रखना है वो बता देता हूँ मैं। आपको याद रखने की जरूरत एक तो है अभय सिंह, एक 28 अगस्त 1730, एक है अपने पास भाद्रपद शुक्ल दशमी, और एक अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाएं पुरुष दोनों थे, जिसमें 69 तो महिलाएं थी, 294 पुरुष थे, और उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस घटना के वक्त मारवाड़ के हाकिम, ये ध्यान रखना, हाकिम यानी एक तरह से पीएम कह सकते हैं अपन, मंत्री कह सकते हैं, कौन आए थे यहाँ पर लकड़ियां काटने के लिए, गिरधारी दास या गिरधर दास भंडारी। ये याद रखना, गिरधर दास भंडारी कौन था, अभय सिंह का एक तरह से मंत्री था, जिसको हाकिम बोला गया, और यह उस समय यहाँ पर लकड़ियां काटने के लिए आया था। ठीक है, उसके अलावा भी एक प्रश्न पूछा था कि अमृता देवी के पति का नाम क्या था जिन्होंने बलिदान दिया था साथ में, वो कौन थे, रामोजी बिश्नोई। रामोजी बिश्नोई ने भी अपने 2 पुत्रों के साथ बलिदान दिया। तो बहुत ही बड़ा बलिदान था जो खेजड़ली गांव के अंदर हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ, 1730 के अंदर हुआ, 28 अगस्त को हुआ, 69 महिलाओं ने किया, 294 पुरुष ने यहाँ पर बलिदान दिया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ। रामोजी बिश्नोई अमृता देवी बिश्नोई के पति थे, हस्बैंड थे। अब देखिए कि जो खेजड़ली गांव था, उसी खेजड़ली गांव के लिए या खेजड़ली गांव में एक वृक्ष मेले का आयोजन हुआ, वृक्ष मेला। और यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में पड़ता है, खेजड़ली में पड़ता है। फिर अपन कहे कि एक पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया 12 सितंबर 1978 को, 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। फिर अपन कहे कि खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी के अंदर शामिल किया, और किसने किया है ये अपने को याद रखना है। तो किसने किया, करने वाला याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने इस पे एक तरह से शुष्क फलों की श्रेणी में इसको रखा है। फिर अपन कहते हैं माटो, ध्यान रखना माटो क्या है, प्रश्न पूछा जाता माटो क्या है, तो माटो एक राज्य चिन्ह है, और उसमें खेजड़ी के वृक्ष को दिखाया गया, उसमें माटो बताया गया। तो है किसका ये माटो, तो बीकानेर जो राज्य था, बीकानेर राज्य जिसमें राव बीकानेर इसकी स्थापना की थी, उन्होंने अपने ध्वज के अंदर, राज चिन्ह यानी ध्वज के अंदर एक खेजड़ी के वृक्ष को दर्शाया, जिसको क्या बोला गया है, माटो बोला गया है। तो माटो याद रखना है, खेजड़ी के वृक्ष का राज्य चिन्ह है, किसमें, बीकानेर के झंडे के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन थार शोभा। ये थार शोभा है क्या, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा खेजड़ी वृक्ष की कांटे रहित किस्म बनाई गई है, और उस किस्म को क्या बोलते हैं, थार शोभा बोला जाता है। तो याद रखना थार शोभा है क्या, खेजड़ी की कांटे रहित किस्म है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कर्मा व गोरा का बलिदान। कर्मा व गोरा है क्या, तो ध्यान रखना 1604 में जोधपुर के रामासनी गांव में 2 विश्नोई महिलाओं ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा बलिदान दिया था, या कह सकते हैं कि खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। वो 2 नाम क्या है, कर्मा व गोरा। तो याद रखना है जोधपुर के रामासनी में 1604 के अंदर। फिर अपन देखते हैं कि खड़ाना प्रथा। ये खड़ाना प्रथा क्या है, तो देखो जो भी विश्नोई समाज है, उस विश्नोई समाज के अंदर खेजड़ी को बचाने के लिए दिया जाने वाला बलिदान है, उसको खड़ाना प्रथा का नाम दिया गया है। यानी खड़ाना एक तरह से प्रथा हो गई, एक तरह से सती प्रथा हो गई, कि जो पति के साथ जलती थी, ठीक वैसे ही अब लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा खिजड़ी के साथ मर रहे हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विष्णुई समाज की एक सती प्रथा है, जिसको अपन खड़ाना प्रथा कहते हैं। ठीक है ना, खड़ाना प्रथा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक मैंने संत का नाम लिखा, संत राजाराम, और संत राजाराम का एक प्रश्न पूछा गया था, और वृक्षारोपण का संदेश देने वाले ये संत थे, संत राजाराम। इसके साथ में अपन कहे कि जाम्बो जी है, और जाम्बो जी ने भी पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत दिया। फिर कहते हैं जसनाथ जी, और जसनाथ जी ने भी पर्यावरण संरक्षण का
दिया। ठीक है, तो वृक्षारोपण में अपन कह सकते हैं जाम्बोजी, जसनाथ जी, संत राजाराम जी, ये सब एक तरह से इस वृक्षारोपण के लिए संदेश देने वाले संत अपने पास थे। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज करने में टाइम लगता है, तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट की ओर, और इसमें पास है अपने राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला बनेटी। आप गजेला गजेला भी याद रख लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, गजेला गजेला बनेटी। एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। यदि प्रश्न पूछा जाए एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव कौन सा है तो चिंकारा है। 22 मई 1981 को 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिंकारा यानी छोटा हिरण काफी संख्या में विचरण करते हैं या पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं चिंकारा कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान है क्या? एक तरह से अभ्यारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान है। पता है अपने को राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या है? एक अभ्यारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाड़मेर तथा जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है, जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ 1362 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो नाहरगढ़ दुर्ग के जयपुर में उसके आसपास जो भी क्षेत्र है उसको नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बताया गया है। ठीक है, अपन कहते हैं कि राज्य में दो पशु है जो राज्य पशु है, ध्यान रखना, राज्य के दो पशुओं को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसमें चिंकारा को तो दिया है वन्य जीव की श्रेणी में, और ऊंट को दिया है पशुधन की श्रेणी में। पशुधन यानी एक तरह से पालतू पशु की श्रेणी में। ठीक है, पालतू पशु की, अब दो दो तो कैसे दे सकते हैं, तो दोनों का थोड़ा वर्गीकरण कर दिया, एक वन्य जीव श्रेणी के अंदर और एक है पशुधन पशुधन श्रेणी के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं राज्य पशु ऊंट। राज्य पशु ऊंट, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट चिंकारा अपन ने देख लिया। अब ऊंट है, ऊंट को मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर दिया गया। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमेडेरियस है। कैमिलस ड्रोमेडेरियस है, ध्यान रखना, ऊंट है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस है। और 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रश्न बने जाते हैं ऊंट के श्रृंगार के लिए, और ऊंट के श्रृंगार से संबंधित मैंने प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें पहली बात है गले में क्या होता है? गोरबंद। पूंछ पर क्या होती है? परछनी। ठीक है, पीठ पर क्या होती है? काठ या पिलान, जिसमें बैठा जाता है, ध्यान रखना। मुख पर मोरखा होता है, मुख पर मोरखा होता है। पेट पर तंग या नेवार होती है जो लटकती रहती है, तो पेट पर तंग या नेवार होती है। टांगों पर गोड़िया होती है, टांगों पर गोड़िया होती है। और नाक में एक लकड़ी का गिरबान होता है, इसको भी आभूषण अपन कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये सब क्या है? एक तरह से ऊंट के आभूषण है, ऊंट को तैयार किया जाता है। और गिरबान कहाँ पर है? तो नाक में लकड़ी का आभूषण होता है, जिसको अपन बोलते हैं गिरबान, जिसको क्या बोलते हैं? गिरबान। ठीक है, आगे चलते अपन, क्या है? मृत ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी। मृत यानी मरा हुआ ऊंट है, उसकी खाल है, और उस खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला या मुनवती कला। या मुनवती कला जो बीकानेर में प्रसिद्ध है, और इसके प्रसिद्ध कलाकार है जिनको सबको उस्ता कलाकार बोलते हैं, जिसमें एक नाम है इसामुद्दीन उस्ता। तो आपको याद रखना है कि उस्ता कला कौन लेकर आया था? तो अपने को याद रखना अनूप सिंह थे, और अनूप सिंह जी बीकानेर के शासक थे, और वो उस्ता कला को लेकर आए लाहौर से, और वहां से कुछ मुस्लिम कलाकारों को लेकर आए, जिनको बाद में उस्ता या उस्ताद कहा गया। प्रसिद्ध उस्ता कलाकार कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। फिर कहते हैं अपन जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकला क्या कहलाती है? तो जटक ना, जटक तराई, जटक तराई या जट कतराई कह सकते हैं आप, कि ये जिंदा ऊंट पर की जाने वाली एक तरह से कतराई होती है, काटने वाली, बालों को काट काट कर उसका आकार बदला जाता है, तो जट कतराई उसको बोलते हैं। अशोक टाक टाक नाम का एक पुरुष है, और ये पुष्कर का निवासी है, और उसने अशोक टाक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऊँटों को रखता है, ऊँटों के लिए उसने काम किया, इसलिए उसको बोलते हैं कैमल मैन। तो अशोक टाक को पुष्कर निवासी कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। 5 जुलाई 1984 को स्थापित, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। ठीक है, आगे चलते अपन ऊँटों के रोग। अब ऊँटों के रोग भी होते हैं कुछ कुछ। देखिए, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर अपने को पता चल गया। 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह संचालित है। अब ऊँटों के रोग है जिसमें तिबरसा व सर्रा रोग बहुत ही ज्यादा होता है,
और ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, और एक ग्लेडर्स होता है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। तो ग्लेडर्स भी कहे अपन, या अपन कहे कि सर्रा रोग, ये दोनों ही क्या है, तो ऊँटों के रोग है। सर्रा जिसको SURRA मैंने लिखा है, तिबरसा भी बोलता है, प्रोटोजोआ है, और ग्लेडर्स ये जीवाणु द्वारा फैलता है। अब कहते हैं कि ऊँटों के देवता किसे बोला जाता है राजस्थान में, तो ऊँटों के देवता पाबू जी को, और पाबू जी को ही ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। पहली बार ऊँट पाबू जी लेकर आए थे राजस्थान में, इसलिए पाबू जी को ऊँटों का देवता कहता है। यदि पाबू जी ऊँट यदि बीमार होते हैं तो पाबू जी की फट गाई जाती है, फट बासी जाती है, तो ऊँट ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्व है ऊँटों का और पाबू जी के बीच में। ऊँट पालक की जाति क्या है, रेबारी या रायका। रायका जाति का दूल्हा शादी में घोड़ी की बजाय ऊँट पर ही बैठता है, ये जानना, या ऊँट पर ही जाता है। तो ऊँट पर बैठता है दूल्हा, कौन सा, रायका जाति का, और रायका जाति कभी भी घोड़े पर नहीं बैठती। ऊँट के बच्चों को टोडी या टोडिया कहते हैं, ऊँट के बच्चों को टोडी या टोडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास ऊँट, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपके सामने इसको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। गोडावन राज्य पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, पिछले रीट के एग्जाम ने ये प्रश्न पूछा था, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स का प्रमुख आहार क्या है, प्रमुख आहार क्या था, वो भी मैंने इसमें आपको बता दिया कि प्रमुख आहार क्या है। पहले अपन देखें इसका उपनाम क्या है, तो इसको एक तो कहते हैं गुदनमेर, सोन चिड़िया, सारंग, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको भी बोलते हैं। बहुत ही शर्मिला पक्षी होता है, इसलिए इसका माल मुर्डी भी कहा जाता है, माल मुर्डी भी कहा जाता है। ठीक है, तो माल मुर्डी, सोन चिड़िया, गुदनमेर, सारंग, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो अपने को याद रखना है कब किया गया, 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य पक्षी गोडावन, जिसे राज्य पक्षी घोषित किया गया 21 मई 1981 को। माल मोडी भी कहते हैं, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, गुदनमेर कहते हैं, सारंग कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स कहते हैं। ठीक है, जिसका ये वैज्ञानिक नाम है। आगे चलते अपन, 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। 1 नवंबर 1980 को, तो अभी एक दो बार अपन और देखा था कि डाक टिकट जारी हुआ, अभी ये तीसरा डाक टिकट अपने पास आया है। राजस्थान में गोडाउन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर, जिसमें एक क्षेत्र है लाठी सीरीज क्षेत्र, और उस लाठी सीरीज क्षेत्र के अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, और मरु उद्यान के अंदर ये पाए जाते हैं, ये ध्यान देना। फिर अपन कहते हैं राजस्थान में कुछ आखेट निषेध क्षेत्र है जहां पर भी ये पाया जाता है, जिसमें एक सौंकलिया जिसको सांखलिया अजमेर बोलते हैं, एक सोरसेन है जिसको बारा में बोलते हैं। तो अपन कहते हैं सांखलिया अजमेर और सोरसेन बारा में भी गुड़ावन की शरण स्थली है। ठीक है, गुड़ावन की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आप इंपोर्टेंट इसको लगा दीजिएगा कि गुड़ावन कहाँ पाया जाता है, मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर, और आखेट निषेध क्षेत्र सौंकलिया अजमेर और सोरसेन बारा में यह पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते अपन, गुड़ावन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर महीना होता है। प्रजनन काल पूछे यदि गुड़ावन का, तो अक्टूबर और नवंबर महीना होता है, और गुड़ावन जमीन पर सेवन घास में अंडे देता है। ठीक है, गुड़ावन जमीन पर सेवन घास के अंदर अंडे देता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। आगे चलते हैं, गुड़ावन का प्रमुख आहार क्या है या भोजन क्या है, अपन कह सकते हैं, तो एक सेवन घास होता है, एक उसके बाद में मूंगफली, और एक तारा मीरा जो होता है तेल होता है, वो तारा मीरा का जो सरसों जैसा, वो भी इसका प्रमुख आहार या भोजन होता है। फिर अपन कहते हैं 5 जून 2013 को गुड़ावन को संरक्षण करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंग्लिश में नाम है इसका, और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को चलाया गया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2013 के अंदर। गुड़ावन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, मरु उद्यान के अंदर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। गुड़ावन के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन जीव संस्थान और राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में गुड़ावन कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया गया। तो अपन कह सकते हैं कि गुड़ावन का कृत्रिम प्रजनन सेंटर जो बनाया गया, वो जैसलमेर में बनाया गया, किसके सहयोग से है, तो भारत सरकार भी है, वन्य जीव संस्थान भी है, और राज्य सरकार भी है। जैसलमेर के सम क्षेत्र में गुड़ावन कृत्रिम प्रजनन बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते अपन, राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये इसका राजस्थान का राज्य गीत है, जो अपने को याद रखना है। और क्या है, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को मुख्यतः मांड गायकी में गाया गया। सबसे खास अपने को याद रखना है, मुख्यतः किस गायकी में, यह मांड गायकी के अंदर है। और मांड गायकी अपन कहे कि होती क्या है, तो वो मैं आगे देखेंगे।
जिसमें पहले अपने पास है कि विदेश गए पति को वापस आने का संदेश दिया जाता है। पति की प्रतीक्षा में एक नारी की विरह व्यथा है। पूरा का पूरा क्या है, एक विरह गीत है ये केसरिया बालम का। और एक रजवाड़ी गीत भी हो गया वर्तमान में राजपूतों के अंदर, यार रजवाड़ी के अंदर ये गाया जाता है, तो इसको रजवाड़ी गीत भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, कि पहला प्रश्न है अपने पास, इस गीत को उदयपुर की मान गायिका थी मांगी बाई, उसने पहली बार गाया था। प्रथम बार किसने गाया, मांगी बाई ने। परंतु इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई, बीकानेर की मान गायिका थी अल्लाह जिला बाई ने। अल्लाह जिला बाई ने इसको प्रसिद्धि दिलाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन थी, जिलाई बाई। और पहली बार गाया किसने था, मांगी बाई ने। अली बख्श कौन थे, उस्ताद अली बख्श खान इनके गुरु थे, किसके, अल्लाह जिला बाई के गुरु थे। तो ये भी अपने को याद रखना है, जब जिलाबाई पूछी जाए, मरु कोकिला बोला जाता है इसको, जिलाबाई को क्या बोलता है, मरु कोकिला बोलते हैं। और इनके गुरु पूछे जाए तो अपने को याद रखना है, अली बख्श खान इनके गुरु थे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो बीकानेर की मान गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, जबकि मांगी बाई ने इसको पहली बार गाया था। अल्लाह जिला बाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं गायकों के कुछ नाम और है, गायिका कुछ नाम और, जैसे एक तो जिल्लाबाई हो गई, एक बीकानेर की गौरी बाई और है, याद रखना अपने को। उदयपुर की मांगी बाई लिख दी अपन ने, और एक पाली की गौरी देवी भी है। देखो बीकानेर की गौरी बाई, पाली की गौरी देवी भी मान गायिका के अंदर शामिल है। फिर अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, घूमर। और घूमर प्रश्न आता है बहुत बार, ये राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया इसको। राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने को करना है, नृत्यों की आत्मा बोला जाता है घूमर को, या लोक नृत्यों का सिरमौर बोला जाता है। घूमर नृत्य को रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि राजपूतों के अंदर इसको सर्वाधिक किया जाता है। अब घूमर होता कहाँ पर है, तो देखिए गणगौर के दिन, तीज के दिन और मांगलिक अवसर पर यह सर्वाधिक किया जाता है। इसमें मंथर गति यानी कि गोल गोल गति, जो चक्र काटते हुए गोल गोल घूमते हुए महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। तो मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही होता है, परंतु कभी कभी पुरुष करते हैं, परंतु मुख्यतः महिलाओं द्वारा नृत्य होता है। ठीक है, इसमें ढोल नगाड़ा और शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढोल नगाड़ा व शहनाई भी इसमें बजाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि घूमर के तीन रूप होते हैं, घूमर के तीन रूप है, कौन कौन से, जिसमें एक है झुमरिया। याद रखना अपने को, झुमरिया तीन रूप में, एक झुमरिया की बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसको अपन घूमर कहते हैं, जिसको झुमरिया बोला जाता है। लूर क्या है, ग्रासिया जनजाति की स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गोल गोल घूमते 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 करते हैं, उसको लूर बोलते हैं। और एक घूमर है जिसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है। झूमर, घूमर के तीन रूप है, झुमरिया, लूर और घूमर। नृत्य के दौरान महिलाओं के लहंगे का जो घेर होता है, जो गोल गोल है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घेर होता है, जो वृत्ताकार रूप में फैलता है, उसे घूम कहते हैं। घूमे घूमे है ना, तो घूम होता है कि नृत्य के दौरान महिलाओं के लहंगे का घेर होता है जो वृत्ताकार रूप में फैलता है, उसे घूम घूम कहा जाता है। ठीक है, ये था अपने पास। फिर आगे देखते हैं अपन राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, वो लोक नृत्य था, ये शास्त्रीय नृत्य है। राज्य नृत्य ये कथक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे, भानुजी महाराज थे। कथक कौन है, भानुजी महाराज इसके एक तरह से प्रवर्तक थे। और उसके बाद में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया राजस्थान का, और इसका मुख्य घराना कौन सा है, जयपुर। तो अपन कह सकते हैं कि जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज है, या भानुजी महाराज शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं अपन राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल बास्केटबॉल है, और इसे राज्य का दर्जा 1978 के अंदर दे दिया था। सोचो आप, 1978 के अंदर ही इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले किसी को राज्य प्रतीक चिन्ह बताया वो है बास्केटबॉल को। ठीक है, आगे चलते अपन राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, यदि आप वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर भी अलगोजा आएगा। और अलगोजा क्या था, एक तरह से दो बंसी है इसमें, ऐसे दो बंसी, और एक जगह फूक देते, दोनों बंसी यहाँ पर बजती है। तो एक सुशीर वाद्य यंत्र, फूक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है। बांस अथवा खेर के वृक्ष की टहनियों से बनती है, दो जोड़ियों वाली बांसुरी होती है। डिग्गी, कल्याणी, टोंक व तेजाजी के मेले में इसे सर्वाधिक बजाते हैं। और प्रमुख कलाकार दो है, रामनाथ चौधरी और तगाराम भील। रामनाथ चौधरी जो जयपुर के, तगाराम भील जो कहा के मेवाड़ के, दोनों ही अलगोजा के प्रसिद्ध वादक है या कलाकार है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान की राज्य मिठाई। राजस्थान की राज्य मिठाई क्या है, घेवर है। और याद रखना है, घी, मैदा और चाशनी, चाशनी, घी, मैदा और चाशनी से बनी एक डिस्क के आकार की मिठाई है, जिसकी बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। जिसकी बनावट क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। इसे पारंपरिक रूप से तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार में बनाया जाता है, उसके त्योहारों पर बनाया
जाता है। तो ये थे अपने पास पूरे के पूरे राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। यह पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो टेलीग्राम लिंक मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दूंगा, पिन कर दूंगा, ताकि आप उससे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और ये पीडीएफ आपको हासिल कर सको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।